अच्छा जी, फैसिलिटीज या लोकेशंस की इम्पोर्टेंस हमने जानी कि आपके बिजनेस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है कि फैसिलिटीज या लोकेशन आप अपने बिजनेस के लिए मुख्तलिफ जो है वो कोई लोकेशन बना रहे हैं, कोई शॉप बना रहे हैं वो भी लोकेशन है, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं वो भी लोकेशन है, और इनमें से हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इसके हवाले से जो है वो प्रोसेसिंग सेंटर्स, ऑपरेटिंग यूनिट जैसे फैक्ट्रीज, स्टोरेज फैसिलिटीज यानी वेयर हाउस या गोदाम जिसे हम कहते हैं, प्रोसेसिंग सेंटर्स जो है वो, ये सारी जो है यूनिट उसके हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, सही, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी आप कह लें वेयर हाउस की ही तरह की एक चीज है, लेकिन यहाँ जो मेन पर्पस होता है कि आगे माल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो आपने स्टोर करना है। वेयर हाउस जो है वो आप स्पेसिफिकली स्टोरेज टाइम पीरियड को फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई माल जो है वो आपके पास बल्क में आया है, अब आप जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी थोड़ा थोड़ा निकलवाते जाएंगे, तो ये वेयर हाउस के अंदर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी इससे सिमिलर ही एक चीज आप कह लें, लेकिन वहां फोकस जो है वो ये होगा कि आप अपनी जो टारगेट मार्केट है, मिसाल के तौर पर आपका जो बोल्टन मार्केट में जो है वो कस्टमर ज्यादा है, तो बजाय कोरंगी में आपकी फैक्ट्री है, बोल्टन मार्केट पे कस्टमर्स हैं, तो बजाय इसके कि आप जो है वो थोड़ा थोड़ा माल लेकर जो है वो एक एक कस्टमर को देने के लिए बार बार जा रहे हो अपने रिटेलर्स को, जो आपके अगर कस्टमर हैं तो उसके बजाय आप एक वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है वो बोल्टन मार्केट के पास ही बना लें, वहां से पूरी प्रोडक्शन जो है वो एक साथ उठाएं और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में डंप कर दें। और इसी तरह ऑफिस, ये भी जो है ये फैसिलिटीज का पार्ट है, लोकेशन का पार्ट है, और इसको जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो है ऑफिस वगैरह भी जो है लोकेशन का पार्ट है। अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सही, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अगर हम बात करें, जो अभी सुनने वाले ऑडियंस है इनमें से कोई बता सकेगा कि इस इन फैसिलिटीज की, इन लोकेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम नहीं इसको जो है ज्यादा अहमियत दें और जस्ट हम कहीं भी बना लें, तो क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? जी, इज देयर एनीवन वांट टू विलिंग टू रिस्पॉन्स इन सर लोकेशंस की? इनको देख के हम मिनिमाइज करेंगे अपने लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री कॉस्ट, जो करीब ज्यादा पड़ेगा उसको ज्यादा वो फैसिलिटेट करेंगे। जी, तो ये जो है ये हमारी कॉस्ट पे इम्पैक्ट डाल सकता है, हम इनके जरिए जो है अपने कॉस्ट वगैरह को वो कर सकते हैं। तो फैसिलिटीज लोकेशंस हैज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ये कोई शॉर्ट टर्म बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है इसका। आप जो है किसी जगह अपना वेयर हाउस बना रहे हैं, किसी जगह शॉप बना रहे हैं, किसी जगह ऑफिस बना रहे हैं, तो इनका जो है वो कोई शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है, साल दो साल का इम्पैक्ट नहीं है, ये साल 10 साल 20 साल 25 साल और बाद औक़ात जो है वो लाइफ लॉन्ग जो है वो इसका इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए सोच समझ के ये डिसीजंस लेने चाहिए, लेने पड़ते हैं, सही। इसी तरह कंपनीज कैन लोकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड ड्यू टू द इंक्रीज्ड ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, दुनिया आगे मूव कर रही है, तो हम जो है वो दुनिया में कहीं भी अपने जो है वेयर हाउसेस वगैरह बना सकते हैं। तो ये जो है ये हमारी बात स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर आपके सामने दो सिनेरियोज हैं, सही है, दो सिनेरियोज हैं, और इसमें जो है अगर हम प्लांट ए बी सी फर्ज करें कि प्लांट ए से आपको जो है इन 6 रिटेल शॉप्स तक, आपके 6 आउटलेट्स हैं और 3 प्लांट्स हैं, इन 3 प्लांट्स से 6 रिटेल शॉप्स तक आपने माल पहुंचाना है, तो कितने रूट बनेंगे? रूट कहते हैं प्लांट से लेकर रिटेल शॉप तक एक रूट हो जाएगा, फिर इसी तरह दूसरा तीसरा, तो टोटल कितने बनेंगे? कौन जवाब दे सकता है? कौन जवाब दे सकता है कि कितने रूट बनेंगे अंदाजन, या मैथ को सामने रखते हुए? कोई तुक्का ही लगा ले, ट्राई कर ले। 15 सर, 15। 15, और 15 करीब है, और कोई? अब अंदाजा कर लेंगे कितने, ये कितने हैं? एक प्लांट से 6 रिटेलर्स को माल गया, कितने रूट बने? 6 दफा, इसको यूं समझ ले, 6 दफा गाड़ी गई, एक गाड़ी लोड हुई उसके पास गई, दूसरी गाड़ी लोड हुई दूसरे स्टोर पे गई, कितने रूट बने अब ये? 1 2 3 4 5 6, सही। तो 6 रिटेल स्टोर, यानी जितने रिटेल स्टोर है उतना एक प्लांट से गए। अब लेकिन दूसरे प्लांट से भी तो माल जाएगा,
दूसरे प्लांट से भी माल जाएगा। मिसाल के तौर पर इसको अज्यूम कर लें, यहाँ पर इम्तियाज सुपर स्टोर, ये शॉप्स जो है ये इम्तियाज सुपर स्टोर के वो है आउटलेट्स हैं, ये आप कह लें मेगा स्टोर्स हैं। और प्लांट जो है एक में घी बन रहा है, एक में चीनी बन रही है, एक में जो है वो आटा बन रहा है, सही है, डिफरेंट आइटम्स हैं। तो अब इसके लिए भी अगर हम अलग अलग सिनेरियो, इसी सिनेरियो की बात करें, सिनेरियो 1 के अंदर प्लांट ए से 6, प्लांट बी से भी 6 और प्लांट सी से भी 6, तो टोटल कितने रूट्स हो गए? 18। 18 18 बिल्कुल। तो ये सिनेरियो 1 के अंदर हमारे पास 18 रूट्स हो गए। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है, इन रूट्स को कम करना है। किस तरह कर सकते हैं, कोई है तरीका? जिस प्लांट का शॉर्टेज डिस्टेंस जिस रिटेलर से हो तो उधर ही बस पहुंचाएं। जिस प्लांट पे से, चले बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हम देखते हैं। सर होलसेलर को सामान दे सारे और होलसेलर रिटेलर्स को पहुंचाए। होलसेलर रिटेलर को पहुंचाए, ये भी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन यहाँ पर सर फर्ज बीच के करें अंदर कि अगर एक सर बीच के अंदर अगर एक कोई थर्ड पार्टी बिठा दें और सारी फैक्ट्रीज की जितना भी है वो उधर ही उधर डिस्ट्रीब्यूट हो। थर्ड पार्टी बिठाने के बजाय यूं समझ लें ये प्लांट भी इनके अपने हैं और शॉप्स भी अपनी हैं। इम्तियाज वालों ने फर्ज कर लें, एज्यूम कर लें कि उन्होंने अपने प्लांट उन्होंने खुद लगा लिए, आटे दाल चीनी वगैरह के, और शॉप्स भी उनकी अपनी है, थर्ड पार्टी नहीं लाना चाह रहा है। बीच में इन्होंने क्या किया, एक अदर डीसी यानी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बढ़ा दिया तीनों प्लांट से, यानी घी भी वहीं आ रहा है, चीनी भी वहीं आ रही है, और जो तीसरी चीज आटा है वो भी वहीं आ रहा है, पूरा ट्रक लोड हो गया। और उसके मुकाबले में जो शॉप्स है, मिसाल के तौर पर एक करीमाबाद में है, एक करीमाबाद में, एक फलानी जगह, एक फलानी जगह है, सारा जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है घी चीनी और एक कुछ लोड होके गाड़ी जा रही है। अब कितने रह गए? 9 रूट्स हो गए सर। 9 रूट्स हो गए हैं। सीधा सीधा जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यानी एक लोकेशन यानी एक फैसिलिटी बढ़ाने से कितना इम्पैक्ट आया कि जो 18 हाफ रूट्स हो थे गया सर। वो 18 रूट्स कम हो गए, हाफ रह गए, 9 हो 9 गए रह सर। गए। तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या फैसिलिटी की इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे सामने आ गई कि सिनेरियो 1 के अंदर जो 18 रूट्स थे वो जस्ट 9 रूट्स रह गए, जस्ट एक स्टेप उठाने से, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या वेयर हाउस या जो है लोकेशन या फैसिलिटी, जो भी नाम आप याद रख सकें उसके लिए जो है, या आसान अल्फाज में जो लोग बाद में देख रहे होंगे हो सकता है उनमें से बहुत सारे इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ ना हो, इन इस्तिलाहात से वाकिफ ना हो, तो गोदाम वगैरह हम इसको कह सकते हैं आम फहम जबान में। तो वो एक गोदाम बढ़ाने से जस्ट जो है वो इसमें कितने रूट्स कम हो गए, आधे रूट्स कम हो गए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। अब इस फैसिलिटी की ऑलरेडी हम डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं, दोबारा भी देख लेते हैं। फैसिलिटी प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्म इन्वेंट्री इनटू अनदर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्शन फैसिलिटी अगर है तो वो क्या करेगा कि किसी रॉ मटेरियल को, जैसे खाम खाम तेल है उससे जो है वो ल्यूब ऑयल बनाना है, रॉ जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं उससे जो है वो बनाना है, जो रिफाइनरी हम लगाते हैं, तो वो जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ये फर्स्ट लाइन में कवर हो गया। दूसरी लाइन में हम फैसिलिटीज में स्टोर कर रहे होते हैं, तो जैसे आप गोदाम वगैरह जिसे आप कहते हैं, तो ये जो है, तो ये जो है ये किस किस तरह की हो सकती है, हैवी मैन्युफैक्चरिंग की भी फैसिलिटीज हो सकती है, जैसे ऑटो प्लांट्स हैं। ऑटो प्लांट्स भी आपके जो है वो मिसाल के तौर पर गाड़ियां बनती हैं, ये जो है ऑटो प्लांट्स है। इसी तरह स्टील मिल है, ये हैवी मैन्युफैक्चरिंग है। केमिकल प्लांट्स है, ये सारी चीजें जो है वो हैवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग की हैवी। अब लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर स्मॉल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली, मिसाल के तौर पर स्मॉल कंपोनेंट्स, गाड़ी तो टोयोटा बन रही है किसी बड़े प्लांट पे, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके इंडिकेटर्स हैं, उसके हॉर्न हैं, उसके सीट कवर हैं, तो ये छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज या स्मॉल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो क्रिएट हो सकती है। ये भी फैसिलिटीज है, ये भी लोकेशंस हैं। इसी तरह वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, दिस इज अ टाइप ऑफ फैसिलिटी, ये भी जो है वो फैसिलिटी के टाइप है। और इसी तरह रिटेल शॉप्स, ये भी फैसिलिटी के टाइप्स हैं। तो 3 प्राइमरी फैसिलिटीज कंपोनेंट, 3 जो है वो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इसके, लोकेशन, कैपेसिटी और ऑपरेशनल डिजाइन। लोकेशन यानी कहाँ वो वाक़ है, कैपेसिटी कितनी जगह उसके पास है, मिसाल के तौर पर फैक्ट्री आपने लगाई तो कितने हजार पीस वो बना सकती है महीने के,
तो ये कैपेसिटी कहलाती है। या दुकान आपने लगाई तो उसमें कितनी जगह है, हम जैसे कहते हैं 10x8 की दुकान है या 50x55 की दुकान है, तो ये जो है कैपेसिटी कितनी है, सही। फिर इसी तरह ऑपरेशनल डिजाइन, ऑपरेशनल डिजाइन क्या है, जैसे आप इम्तियाज सुपर स्टोर में, हाइपर मार्ट में, किसी भी जगह पे जाते हैं तो एक जगह से आप एंटर होते हैं, अंदर घूमते हैं, सामान लेते हैं, फिर बिल बनवाते हैं, बाहर आते हैं, तो ये ऑपरेशनल डिजाइन के अंदर जो है वो हर फैसिलिटी के हवाले से आप वर्किंग कर सकते हैं। अब ये जो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज, ये बहुत आसान सी बात है, ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ फैसिलिटीज हम बढ़ाते जाएंगे उसके नतीजे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो निस्बतन कम होती जाएगी, तो ये हम देख सकते हैं। लेकिन हम इससे ज्यादा एक और पहलू की तरफ आगे मूव करेंगे, वो है क्रिटिकल फैक्टर्स कंसिडरिंग वेल फैसिलिटी सिलेक्शन। अच्छा, यहाँ पर जो हम कोई भी फैसला करते हैं, ये अब स्पेसिफिक फैसिलिटी या लोकेशन के हवाले से भी है और ये जिंदगी के हवाले से भी है। हम जिंदगी में भी कोई भी फैसला करते हैं, ख्वाह वो अपना घर तब्दील करने का फैसला हो, ख्वाह वो शादी का फैसला हो, ख्वाह वो किसी और किस्म का फैसला हो, तो हमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट को, मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ेर गौर लाना होता है। हमें सोचना पड़ता है कि इस हवाले से मुमकिन क्या क्या पहलू हो सकते हैं। उन्हीं पहलुओं को कहा जाता है फैक्टर्स। फैक्टर्स और क्रिटिकल जो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप क्रिटिकल फैक्टर्स कह सकते हैं। यानी कोई फैसला करने से पहले, आप फैसला करने से पहले सोचें कि आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है। मिसाल के तौर पर घर आपने शिफ्ट करना है तो उसके लिए एजुकेशन का फैक्टर हो सकता है, उसके लिए जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करीब है या दूर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पर है या नहीं है, बात लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन किसी की अपनी गाड़ी है, अपनी कन्वेंस है, अपनी बाइक है, तो उसके लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट शायद ना हो। तो मुख्तलिफ लोगों के लिए क्रिटिकल फैक्टर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी के लिए कोई चीज मुख्तलिफ होगी, किसी के लिए कोई मुख्तलिफ होगी, सही। तो ये जो है इसी तरह शादी के लिए आपके जो है यानी एक मुमकिन ये हो सकता है कि कौन सी पहलू आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो ये जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड जो है, ये बड़ा मुफीद हो सकता है आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से। तो क्रिटिकल फैक्टर्स कंसिडरिंग वेल फैसिलिटी सिलेक्शन। तो अब इसमें मुमकिन, जब हम फैसिलिटी सिलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, ये जस्ट एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है। इसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप डिसीजन ले रहे हो तो उस वक्त कुछ भी हो सकता है, या डिसीजन की नौयत कुछ भी हो सकती है। तो उसमें जो है मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट टैक्सेस और इंसेंटिव, बाज जगहों पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंसेंटिव दे रही होती है। जैसे कराची में जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वगैरह बनाए हुए कि अगर उस एरिया में आप अपनी फैक्ट्री लगाएंगे और अपना जो आउटपुट है उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। या बाज जगहों पे गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा भी लगा सकती है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, खासतौर पर प्रोडक्शन के लिए। जब आप प्लांट लगा रहे हैं, आप इस तरह की फैसिलिटी लगा रहे हैं, तो उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। इसी तरह करेंसी स्टेबिलिटी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप मल्टीपल कंट्रीज के ऑप्शन है, आप चाइना में भी प्लांट लगा सकते हैं, कराची में भी पाकिस्तान में भी लगा सकते हैं, दुबई में भी लगा सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कौन सी करेंसी स्टेबल है, क्योंकि आपने जो है वो फिर डिसीजन लेने होंगे। आपने कॉस्ट निकालनी है तो वो उस करेंसी में निकालेंगे, उसमें जो है वो आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जब करेंसी स्टेबल नहीं होगी तो फिर आपके लिए आसान काम नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। जस्ट हमारे पास जो है फर्दर जो है वो फैक्टर्स की हम बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स वगैरह आ जाते हैं, और दूसरी तीसरी चीजें वहाँ गैस बिजली पानी वगैरह है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीजें शामिल हो जाती है। फिर इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सही है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। कहीं अमन अमान नहीं है, स्नैचिंग हो जाती है, तो ये जो है वहां पर आप फैसिलिटी लगाते वक्त 100 दफा सोचेंगे। फिर इसी तरह लैंड अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, जैसे अभी एग्जांपल मैंने दी कि आप सदर में जो है वो स्टील मिल लगाना चाहें तो तकरीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि लैंड अवेलेबल ही नहीं है वहाँ। स्टील मिल के लिए आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। या नेशनल रिफाइनरी लगाना चाह रहे हैं तो वो मेन एरिया के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। पहली बात है लैंड ही अवेलेबल नहीं होगी, स्मूथ लैंड आपको चाहिए वहां बहुत बड़ी, वो अवेलेबल नहीं होगी। और फिर अगर होगी भी तो इतनी महंगी होगी कि आपके सुनते ही होश ठिकाने आ जाएंगे और आप तौबा करते हुए शहर से बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो है ये लैंड अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, दिस इज द एक अनदर प्लांट
फैसिलिटी लोकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह जो है आपको लगाना है। फिर इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, बाज बिजनेसेस के लिए जो है वो स्किल्ड वर्कफोर्स, मिसाल के तौर पर चूड़ी बनाने के एक स्पेसिफिक कारीगर हो सकते हैं, तो अब वो कहाँ पर मिल सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस लोग कहाँ मिल सकते हैं, तो वो भी मैटर करेगा आप जहाँ पर अपनी फैसिलिटी लगा रहे हैं। फिर इसी तरह लेबर लॉज, बाज जगहों पे लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में, वहां पर आपको लेबर बहुत महंगी भी पड़ेगी, क्योंकि लॉज वगैरह को आपको बहुत ज्यादा जो है वो फॉलो भी करना है और कंसिडर भी करना है। बाज जगहों पे जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो है वो लेबर लॉज या तो है नहीं, या है तो वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आपको फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, क्योंकि दूसरे साइड पे आप उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी फराहम कर रहे हैं, उनके अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे खासतौर पे जो है लेबर लॉज वगैरह वो मैटर करते हैं। फिर इसी तरह नियरनेस टू सोर्स और सप्लायर, सही, सोर्स की हम बात करें तो जो आपका माल रॉ मटेरियल, खासतौर पे की रॉ मटेरियल है, उसका सोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर पे हैवी मैन्युफैक्चरिंग जब करनी हो, जैसे स्टील मिल है, जैसे रिफाइनरी है और इस तरह के हैं, तो जिसमें जो है वो आपको जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रॉ मटेरियल की है, तो उसकी नियरनेस, उसका करीब होना ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह बास बिजनेसेस हैं जिनके लिए मार्केट, उनके कस्टमर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी सी तादाद में लेते हैं लेकिन ज्यादा जो है वो है, तो वो अपनी मार्केट को, अपने कस्टमर्स को जो है वो करीब होने की कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट, सही है, बाज इंडस्ट्रीज होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज की बेस पर भी चल रही होती है, जैसे हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात की थी, कार की बात की, अब कार के लिए जो है वो उसके सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, टायर बनाने वाले, उसकी जो है सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में जो है वो दीगर ऑप्शन जो है वो आ रहे होंगे। बैकग्राउंड में जो है वो नॉइस तो है, लेकिन उम्मीद है आवाज मेरी आ रही होगी। अच्छा जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज, सही है, जिस बिजनेस के हवाले से, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंस हो सकती है, क्योंकि आप जो है वो किसी जगह पे अगर अपना फैसिलिटी लगा रहे हैं, लोकेशन लगा रहे हैं, तो उसमें आपको जो है वो इंसानी लोगों से भी काम लेना होगा, तो वहां पर क्या लाइफ के हवाले से मसले मसाइल है या नहीं है, ये चीजें। एनवायरमेंटल इश्यूज को आप देख सकते हैं, पोल्यूशन वगैरह के, सही, तो पोल्यूटेड एरियाज में, या इंडस्ट्री आपकी ऐसी है जो पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो उसको फिर जो है एनवायरमेंटल इश्यूज को रखते हुए आप आबादी से दूर लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्रेनस्टॉर्म है, जस्ट आप अपनी जो भी डिसीजन ले रहे होंगे, वो उस डिसीजन के हिसाब से आप इन फैक्टर्स को, उन उन चीजों को कंसिडर करेंगे कि जो आपके फैसले के अंदर इम्पोर्टेंस हो सकती है। अब इसी की तफसीलात यहाँ पर है, लेकिन जस्ट उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, शॉर्टली जो है वो हम इसको गो थ्रू करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। क्रिटिकल फैक्टर्स को हम ऑलरेडी जो है वो बात वहां कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो है वो आप उसकी तफसीलात बाद में देख सकेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है फर्ज करें आपको जो है वो अगर असाइनमेंट देना चाहूँ मैं, और यहाँ से ऑनवर्ड जो हम वर्किंग करेंगे, वो आपके लिए जो है वो असाइनमेंट की तौर पर जो है वो अपलोड की जा सकती है, राइट। आपने मिसाल के तौर पर ये फैक्टर्स जो है वो सोचने हैं, जैसे आप घर बनाने जा रहे हैं, तो घर बनाने के लिए आप किन आस्पेक्ट को, कम से कम 10 आस्पेक्ट, 10 फैक्टर, 10 फैक्टर्स यू हैव टू डिटरमाइन, कम से कम 10 पहलू आपने जेर गौर लाने हैं कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंस हो हाउस या घर बनाने के लिए, या कल को आप हॉस्पिटल क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक और शौकत खानम हॉस्पिटल या अल खिदमत हॉस्पिटल आप बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होगा। फिर इसी तरह स्टील मिल अगर लगाने जा रहे हैं, तो किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होगा, जाहिर सी बात है हर एक के लिए अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो वी आर वर्किंग एज अ सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन, आप जो है वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन में जो है वो काम कर रहे हैं, व्हाट फैक्टर्स डू यू, आप जो है एक पाकिस्तानी फास्ट फूड चेन बनाने जा रहे हैं जो मल्टीनेशनल फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स को जो है वो compete भी करे, उनको रिप्लेस भी करे, पाकिस्तानी नीड्स को जो है फुलफिल करे, तो उसके लिए क्या है, व्हाट फैक्टर डू यू कंसिडर फॉर द न्यू आउटलेट, आपने उसके लिए एक नई आउटलेट बनानी है, तो किन चीजों को आप मद्देनजर रखेंगे। तो ये 4 डिफरेंट जो है वो हमारे पास पॉसिबली जो है वो सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, यहाँ तो सिर्फ फैक्टर्स हैं, जो असाइनमेंट में आपको बात की जाएगी, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बात की जा रही है, वो ये कि इनमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना है, या पांचवा आप कोई अपनी तरफ से डिसीजन लेने जा रहे हैं रेलेवेंट टू दिस टॉपिक, तो उसमें आपने क्या करना है,
कि पांचवा कुछ भी हो सकता है लेकिन रेलिवेंट टू द टॉपिक। तो उसमें आपने क्या करना है कि ये फैसिलिटी सिलेक्शन मॉडल हम 3 पढ़ेंगे, 3 में से पहले को ज्यादा तफसील से पढ़ेंगे, वही आपने अप्लाई करना है। वो अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आप बगौर इस मेथड को समझें। वो मेथड क्या है? लोकेशन रेटिंग फैक्टर मेथड। लोकेशन रेटिंग फैक्टर मेथड, या इसको दूसरा नाम वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड भी कहते हैं। ये जो है ये वेटेड एवरेज मेथड भी इसको कहा जाता है। तो वेटेड एवरेज मेथड ये जिंदगी में आपको बहुत काम आने वाला है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप एज असाइनमेंट इसकी प्रैक्टिस करें। और ये आपको जो है ये आपको यहाँ भी काम आएगा, इसके अलावा जो है वो आप डिफरेंट जिंदगी में फैसले कर रहे होंगे वहां भी आपको काम आएगा। इवन आपकी शादी में काम आ सकता है अगर इसको यूज करना चाहें, घर चेंज करने में काम आ सकता है, जॉब चेंज करने में काम आ सकता है, जॉब सिलेक्शन में काम आ सकता है, बहुत सारे जगहों पे ये काम आ सकता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम उसको बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फैसिलिटीज या लोकेशन की, तो वहां पर एक और दो और मेथड भी है जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड कहते हैं, इसी तरह लोड डिस्टेंस मेथड कहते हैं, लेकिन उस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फिलहाल जो फोकस हमारा है वो लोकेशन मॉडल पे है, वेटेड एवरेज मेथड पे है, वेटेड फैक्टर रेटिंग मॉडल पे है। अ मेथड यूज्ड टू कंपेयर द अट्रैक्टिवनेस ऑफ सेवरल लोकेशंस। यानी यहाँ पर लोकेशन का वर्ड है, आप जब इसको जनरलाइज किसी और ऑप्शन में बात कर रहे हो तो वहां पर जो है सेवरल ऑप्शंस। सही है, आपके पास जो ऑप्शंस है, मिसाल के तौर पर आपने घर चेंज करना है, आपने जॉब चेंज करनी है, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आगे चल के आपने एमबीए में दाखिला लेना है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। तो सेवरल ऑप्शंस, लोकेशन की जगह ऑप्शंस आप रख लें, जनरलाइज हो जाएगा। अलोंग अ नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशंस। वहां जो हम फैक्टर कह रहे थे वो यहाँ डायमेंशंस कह दिया इसमें। सही है, डायमेंशंस फैक्टर उर्दू में पहलू, एस्पेक्ट, कुछ भी आप कह लें, मतलब आप समझना चाहिए कि क्या है। अब इसमें स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप समझे। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स। सही है, लेकिन उससे भी पहले आपने फैसला क्या करना है उसको लिख लें, क्योंकि जब ये थोड़ा सा लेंथी मॉडल है और इसको ज्यादा बेहतर मैं कहूंगा कि असाइनमेंट के अंदर भी और उसमें भी आप एक्सेल शीट पे बनाएं। एक्सेल शीट पे, गूगल शीट पे, किसी शीट पे बनाएं, स्प्रेड शीट पे बनाएंगे तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो कैलकुलेशन आप फॉर्मूला जस्ट लगाएंगे और उसपे जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सबसे ऊपर उसमें सबसे पहले जो है वो आप लिख लें, आप फैसला क्या करने जा रहे हैं। बड़ा बड़ा लिख लें, शादी करने से। सही है, ये एक फैसला हो गया। या जो है वो आपने लिख लिया जॉब तलाश करनी है, या जॉब जो है वो सिलेक्ट करनी है। जॉब तो फर्ज करें आपके पास 4-5 ऑप्शन है, या कौन सी इंडस्ट्री में जॉब करनी है ये भी एक आपके लिए आपके इख्तियार में है। सही, तो ये जो है ये आपने जो है वो मद्देनजर रखा। तो यहाँ पर जो है वो हमारे सामने जो है वो आ गए कि डिसीजन क्या है। फिर उसके बाद जो है आइडेंटिफाई दी फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, या अभी फिलहाल नौकरी की बात कर रहे होते हैं, या काम की बात कर, वर्क की बात हम कर रहे हैं नौकरी की बजाय। तो आप वर्क तलाश कर रहे हैं, तो अब उसमें आपके पास एक ऑप्शन है आप अपना बिजनेस कर लें, दूसरा ऑप्शन है आप नौकरी तलाश करें, तीसरा ऑप्शन है कि आप जो है वो पार्टनरशिप पे बिजनेस कर लें। सही, चौथा ऑप्शन है कि फलानी इंडस्ट्री के अंदर ऑप्शन वो करें। तो ये जो है फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है, आजादी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोगों के लिए जो है वो लगा बंदा काम इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके लिए क्या है, ये आपके लिए फैक्टर होगा। सही है, इंडिपेंडेंस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इसको वेट करेंगे बाकायदा, इसका जो है वेटेड एवरेज मॉडल जो है ना, वेट करेंगे इसको बाकायदा, हम इसको वो करेंगे, नंबर असाइन करेंगे कि ये चीज आपको इतने में से कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जब हम प्रैक्टिकल लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ जस्ट उसके स्टेप्स देख लें। असाइन वेट टू ईच फैक्टर। सही है, दी वेट सम टू दी वन। यानी मिसाल के तौर पर आपने 10 इम्पैक्ट देखे, या जो है वो आपने 5 फैक्टर्स तलाश किए, उन 5 में से हर एक को, मिसाल के तौर पर ये 5 में से 0.2 आपने इसको दे दिए, 0.3 दूसरे को दे दिए, 0.1 तीसरे को दे दिए, 0.05 चौथे को दे दिए। तो ये जो है वेटेज असाइन कर देंगे। यानी आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज्यादा वेट दे दें। सही है, मिसाल के तौर पर किसी के लिए इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए 9 to 5 जॉब होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस करने में तो बिजीनेस है ना, वो तो 9 to 5 नहीं है, वो तो 24 घंटे का रात को भी उठ के बाज़ औक़ात काम करना पड़ता है, और कभी जो है वो अचानक कस्टमर के हवाले से, या जो भी बिजनेस की नेचर है। तो आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, उनको वेट असाइन करें। उसके बाद डिटरमाइन अ स्कोर फॉर ईच फैक्टर। अब हर
उसके लिए जो है वो आप स्कोर वो करेंगे। यहाँ पर एक बीच में इन्होंने स्टेप मिस कर दिया, वो है ऑप्शंस। अब हर एक ऑप्शंस के लिहाज से फैक्टर को वो करेंगे, तो ये प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई दी फैक्टर्स स्कोर दी बाय दी वेट, देन सम दी वेटेज स्कोर। ये स्टेप्स आप यहाँ पर नोट कर लें, 18वीं स्लाइड के अंदर ये स्टेप्स हैं, ये इसको नोट कर लें। जस्ट इसकी प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा और आपने अपने असाइनमेंट में इसको करना है। लोकेशन विद दी, क्योंकि हम लोकेशन में डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पर जनरलाइज करने के लिए ऑप्शन with the highest total weighted score is the recommended option। सही, जो फाइनल डिसीजन आपने लेना है वो आपको नंबर खुद ही बता देंगे कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में इसी का देख लेते हैं। ये यहाँ पर फैक्टर्स यानी एस्पेक्ट यानी पहलू, किस लिहाज से आपने डिसीजन लेना है वो आपके पास यहाँ लाइन से आ गए। लेबर है 1 2 3 4 5 हो गए। अब यहाँ पर वेट इन्होंने जो दिया है ये, अच्छा ये टोटल इसका 1 वाली यहाँ फॉर्मूला लगाया, टोटल 10 का भी बना सकते हैं आप, टोटल 100 भी कर सकते हैं, जो भी करें बस उसको एक ही फॉर्मूले पे करिएगा। तो यहाँ पर जैसे 0.20 इन्होंने वो किया है, तो इसको टोटल करेंगे 1 बन जाएगा। मिसाल के तौर पर 0.30 जिसका है 0.30 क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनके लिए इस कंपनी के लिए जो इसको अभी डिसीजन ले रही है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस आप में से कोई बता सकते हैं क्या चीज होगी? सप्लाई चेन कंपैटिबिलिटी। सही है, बिल्कुल। जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी फिगर हमें नजर आ रही है 0.25, ये सप्लाई चेन कंपैटिबिलिटी है। इसी तरह तीसरे चौथे पांचवें आप खुद समझ गए, समझदार है माशाल्लाह। अब इसके बाद जो आगे वाली लाइंस है, ये एक्सेल शीट पे फर्ज करें आप बना रहे हैं, अगले वाले कॉलम्स में सेल्स में जो है वो है चाइना, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये क्योंकि प्रोडक्शन लोकेशन डिसाइड करने जा रहे हैं, तो ये जो है इन्होंने 3 ऑप्शंस बनाए कि ये मुमकिन ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर हर एक को, अब इसको वेटेड को भूल जाए, सिर्फ लेबर कॉस्ट को इन्होंने किया कि लेबर कॉस्ट को के लिहाज से चाइना को 100 में से कितने नंबर दें। यहाँ पर मैक्सिमम 100 किया, आप मैक्सिमम 10 कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 कर सकते हैं, जो भी आप करें बस उस पर कंसिस्टेंट रहे। तो चाइना को उन्होंने 100 किया, प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट के करीब होने के लिहाज से चाइना 100, सिंगापुर 40 और 60, इसी तरह इंडोनेशिया। तो ये जो है मुख्तलिफ उनको मुख्तलिफ फैक्टर्स के लिहाज से वो कर लिया। अब लेकिन हर फैक्टर इंपॉर्टेंट एक जैसा नहीं था। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वेटेड स्कोर फॉर द 3 कंट्रीज, ये इन्होंने क्या किया। अब जैसे ये पहले वाले को मैं समझा देता हूँ, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। और एक्सेल के अंदर तो जस्ट एक फॉर्मूला बनेगा। जैसे ये 0.20 पहला फैक्टर इसका वेट था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया चाइना के उसके अंदर 100 से, फिर प्लस कर दिया। अब अगला वाला वेट क्या था 0.15, उसको मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट चाइना के ऑप्शन से। इसी तरह नेक्स्ट वेट, नेक्स्ट, तो चाइना की तमाम कैलकुलेशंस की हमारे पास जवाब आ गया 84। वेटेड एवरेज जो टोटल आया, वेटेड टोटल जो है वो हमारे पास 84 आया। सिंगापुर का आया 74, इंडोनेशिया का आया 68। तो अब इसमें सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी होगी, हाईएस्ट कौन सी है? मोर इज बेटर वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। कौन बताएगा कौन सी जगह चाइना। कारखाना लगाएंगे इस वाले में? चाइना सर, चाइना। सही है जी। तो हर माल चाइना वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि उसकी जो है वेटेड। तो इसी तरह कोई भी डिसीजन आप ले रहे होंगे वो वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ये जो है ये कैलकुलेशंस के थ्रू जो है ये कर सकते हैं। ये वाला मेथड जो है ये हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, ये जो है यहाँ पर सप्लाई चेन में भी पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो ये वाला जो है बड़ा मुफीद फॉर्मूला है। और इसको एक्सेल शीट पे एक दफा टेम्पलेट बना के डिजाइन कर लें, आपको जो है वो जिंदगी में कई मकामात पर ये काम आ सकता है। तो हम जस्ट आगे गो थ्रू करके बात खत्म करेंगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल है कि जस्ट आपके पास जो है मिसाल के तौर पर चारों तरफ आपको सप्लाई करनी है, तो जस्ट आपके लिए लोकेशन बेस्ट हो जाएगी। यानी आप सिंपल एक ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ में देखेंगे किस जगह सबसे बेस्ट लोकेशन है, तो वो जो है वो आपके लिए बीच बिल्कुल सेंटर हो गया। दूसरी एग्जांपल के अंदर जो है वो आपकी मिसाल के तौर पर ये मुख्तलिफ आपके कस्टमर्स हैं, तो आप जो है वो उनसे करीब तरीन वो कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपकी जो है वो एक और एग्जांपल की बात करें, क्योंकि ये आपके कुछ और कस्टमर यहाँ भी है, कुछ यहाँ पर भी है। तो एक तो आपने लोकेशन यहाँ बिल्कुल करीब लगा ली, लेकिन दूसरी लोकेशन जो है वो इसको भी कवर करने के लिए यहाँ लगा ली। अच्छा जी, तीसरा जो है वो हमारे पास है मिसाल के तौर पर आपकी माइनिंग है, यानी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो है वो जिसमें जो है वो जैसे वहां से माल निकल के आ रहा होता है, जैसे नमक की कानें होती है तो वहां से जो है जस्ट रिफाइनरी होती है नमक की, तो वो आप उससे करीब तरीन लगा लेंगे जहाँ से वो
निकल रहा है। तो ये लोकेशंस का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल जो है, इसी तरह और भी डिस्टेंस लोड मॉडल भी है, तो उस पे हम नहीं जा रहे फिलहाल। तो ज्यादा आपको शौक हो तो उसको जो है वो आप अपना गूगल के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो आप डिस्टेंस और लोड को जो है वर्किंग करते हैं तो ये चीजें भी आ जाती है। लेकिन जस्ट हमने यहाँ जो फोकस किया खासतौर पे वो आपके असाइनमेंट के लिए भी काम आएगा। स्लाइड नंबर 18 और स्लाइड नंबर 19 की हेल्प से जो है वो आपने एक काम करना है, वो ये कि इन 4-5 जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 5वां आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं कोई अगर करना चाहे तो। बल्कि आइडियल वही है कि आप खुद से सिनेरियो डेवलप करें और उसमें जो है वो आप इसको अप्लाई करके दिखाएं। सही है, एक्सेल शीट पे करेंगे। सही, एक्सेल शीट आपने जो है वो उसमें सबमिट करनी होगी LMS पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, और उसके लिए जो है वो असाइनमेंट आपको अपलोड हो जाएगा। उसकी